हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, 4 है, और इसी के अंदर हम देख रहे हैं संस्थाओं का कामकाज। तो हम इसमें बहुत कुछ समझ चुके थे, बहुत कुछ पढ़ चुके थे। तो हम बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत कल हमने सदन के दिन को देखा और उसके बाद राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है मैंने ये देखा। और साथ में ही हमने कोशिश की कार्यपालिका की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है। बहुमत दल के आपके प्राप्त नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री के आपके सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करती है। यही मंत्री परिषद क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है और मंत्री परिषद का नेता होता है प्रधानमंत्री। ये हमने देखा। क्लियर है। हमारे यहाँ दो वर्ग हैं कार्यपालिका के जो हमने पढ़ा। एक वर्ग है जो आपको चुन के आता है, जो चुनित होता है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में। देखिए, लोकसभा के लोगों को आपका सीधा चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट देती है, जबकि राज्यसभा लोगों को हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से उनको बैठाया जाता है। लोकसभा क्या है आपका, अस्थायी सदन है, और राज्यसभा स्थायी सदन है। ये हमने देख लिया था, प्रोसेस को हमने पढ़ा। अच्छा, हमने देखा कि आखिर में ये तो हो गए नेता के चुनने जो आपके मंत्री वगैरह होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट के बारे में पढ़ा, जिनको हम राजशाही या आपका सिविल वर्कर इत्यादि कहते हैं। ये क्या भूमिका निभाते हैं, उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश की कि भाई कोई मंत्री बन गया, अब उसको नहीं पता उस विषय के नॉलेज, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन अंतिम रूप से फैसला लेने का अधिकार किसके पास है, वो उसी के पास है। क्यों, हमने इसमें लिखा है कि इसी वजह से बहुत सीधा है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है। मंत्री लोगों द्वारा चुने जाते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, और ये जो रिजल्ट निकलेगा वो लोग उस लोगों के प्रति ही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अंतिम फैसला किसका होता है, मंत्री का ही होता है। और मंत्री ही वे फिर एक से अधिक विकल्प के सामने पेश करते हैं और मंत्री अपने मुताबिक निर्णय लेता है। तो लास्ट डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, जनता के पास। यानी कि जनता का प्रतिनिधि फैसला ले रहा है तो जनता ही ले रही है। वो रिस्पॉन्सिबल है बिहाफ ऑफ द पीपल। कौन, मिनिस्टर जो है। क्लियर है। उसकी हेल्पफुल टेक्निकल हेल्प के लिए कौन बना है, आपका जिनको हम पढ़ रहे हैं ब्यूरोक्रेट। प्रशासनिक सेवा में ये लोग स्थायी हैं। क्लियर है। इन सारी चीजों को हमने कल से लेक्चर में देखने का प्रयास किया। पहले ये थोड़ा आप पैराग्राफ नजर दिलाइए आपने, अब थोड़ा सा इस पर नजर दौड़ाइए, ये वाले पोर्शन पर, ताकि हम समझ सकें कि कितना इंपॉर्टेंट सी पार्ट्स हमारे लिए है। क्लियर है गाइस, एक बार देख लें, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम और देख रहे हैं। अब आप देखेंगे ये सारी कहानी हमने पढ़ ली, जान ली, इसको प्रयास किया किस प्रकार से फैसला होता है, अंतिम फैसले कैसे प्राधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री और उसके द्वारा मंत्री परिषद चुनी जाती है, इसका क्या मतलब है, किस प्रकार से है प्रधानमंत्री के। चलिए इतना देख लिया, थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं ताकि एक रूपरेखा आपकी पढ़ने में बन जाए और आप उसको समझ सकें। अब मुझे बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी प्रकार का हो तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अमूमन उस पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का लोड नहीं है, किसी का फोर्स नहीं है कि वो किसको मंत्री बनाए किसको ना बनाए, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के का सदस्य नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका कहीं का मेंबर नहीं है, न लोकसभा का न राज्यसभा का, आपने उसको मंत्री बना दिया, तो आप मंत्री बना सकते हो, ये बात सही है, लेकिन 6 मंथ का टाइम ऑफ ड्यूरेशन है कि आपको लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में से किसी एक का मेंबर होना पड़ेगा। क्लियर है। अगर वो आपका मेंबर नहीं हो पाता है तो क्या होगा, उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये इसमें क्लियर है, ठीक है। 2 सदनों के भीतर उसको आपका चुना जाना
आपका जरूरी है। मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिस पर सारे मंत्री अमूमन विभिन्न स्तर के 60 या 80 मंत्री होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मंत्री परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। बात कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। अमूमन सत्ताधारी पार्टी, संगठन या पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है, इसलिए करीब 30 मंत्री होते हैं। भारत स्वतंत्र प्रभार करने वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष आमंत्रण पर ही उनको किसी पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। एक है राज्य मंत्री, वे अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं और मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बातचीत पर चर्चा करते हैं और व्यवहारिक। एग्जाम्पल समझिए, ये हो गया कैबिनेट मंत्री जिसके पास प्रमुख पद हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन। इसके सहायता के लिए होते हैं आपका स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के लिए सहायता करने के लिए होते हैं राज्य मंत्री। इस प्रकार ये मंत्री परिषद मिलकर बनी होती है। तो मंत्री परिषद किससे मिलकर बनी होती है, तो ध्यान देखना है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, इन तीनों से मिलकर बनी होती है हमारी कैबिनेट। 1, 2 और 3। और कैबिनेट का जो प्रमुख है वो कौन है, वो है पीएम। ठीक, ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपको नोट करना चाहिए। आगे देख लें, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, नहीं, लिहाजा कैबिनेट मंत्री में ही किए जाते हैं। इस वजह से अधिकांश देश में संसदीय लोकतंत्र सरकार को कैबिनेट के रूप में कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्री की राय और विचार अलग हो सकते हैं। कह रहे कोई मंत्री है, किसी का अपना राय, कोई विचार वो अलग हो सकता है, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। मान लीजिए फैसला लिया गया हेल्थ से संबंधित, तो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, सब इस फैसले का समर्थन करेंगे, कोई आलोचना नहीं कर सकता। जो नौकरशाह होते हैं वे ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। सेक्रेटरी का काम क्या है, भैया कोई आप कानून बना रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, जो भी बेस इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराएगा। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिव करता है, सचिवालय करता है। हर कैबिनेट का एक सचिवालय होता है, उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह यानी कि आईएएस जिसको हम कहते हैं वो शामिल होते हैं, जो विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जिनका काम ही क्या है, समन्वय करने का। कोशिश क्या रहती है, समन्वय, सहयोग से काम चले, ऐसा ही प्रयास और प्रसंग रहते हैं। ठीक, तो ये हमने इसमें देखने का प्रयास किया कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री किस प्रकार के होते हैं। और जैसे कल हमने इमेज देखी थी, मंत्री जी को देखने के लिए सब लाइन लगी हुई है ना, ठीक, कि कब हमको बुला लें। अरे अपने आप में बहुत बड़े पद होते हैं भाई, देश की सर्वोच्च व्यवस्था को आपके चलाने वालों का हिस्सा होता है आप, बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना। देख लिया, आगे बढ़ जाए। तो फैसले और समन्वय के रूप में किस तरीके से समझा,
और देखा जाता है। याद रहेगा सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेरी यहां तक किसी बच्चे की? आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के अधिकार हैं कुछ, उन अधिकारों की हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री के अधिकार। अब आपको पता है कि संवैधानिक पद पर सबसे पहला जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का है, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। उसके बाद गिनती होती है उपराष्ट्रपति की, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। लेकिन कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते बहुत सारे एग्जीक्यूटिव जो फैसले होते हैं वो सब कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री लेते हैं। आइए विचार करते हैं और व्यवहारिक रूप से इसको पक्ष को समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसे संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकार, एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि प्रधानमंत्री का मंत्री के प्रति क्या जिम्मेदारी होगी, मंत्री के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी, एक दूसरे के साथ काम कैसे करें, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं है। लेकिन सरकार ने प्रमुख होने के नाते, कौन है प्रमुख? प्रधानमंत्री। व्यापक अधिकार होते हैं, यानी कि वो नेता है तो प्रमुख है तो उनको कुछ स्पेशल राइट्स आपका प्रोविजन प्रोवाइड है। जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभाग के कार्यालय का आपका समन्वय करता है और विभाग के विवाद के मामले में उसका अंतिम निर्णय माना जाता है। किसी भी विभाग में कोई विवाद फंस गया, उसका लास्ट प्राधिकारी कौन होगा? मान लीजिए एजुकेशन में कोई फैसला लेना था, नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कंडीशन अड़ गई है, लास्ट फैसला कौन लेगा? तो प्राइम मिनिस्टर को ये राइट्स है कि जो फैसला लेंगे सब लोग उसके समर्थन में ही जाएंगे। वह विभिन्न भागों के सामान्य निगरानी करता है, सारे मंत्री उसके नेतृत्व में काम करते हैं, प्रधानमंत्रियों को काम करने का वेतन और प्रवर्तन करता है। प्रधानमंत्री का काम है कि भैया आप कौन सा मंत्री क्या काम करेगा और कैसे उसको दोबारा करेगा, कैसे उसका काम होगा, ये सब जिम्मेदारी इनको सौंपी जाती है। किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ देता है, मंत्री पूरा इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति प्रधानमंत्री है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार के हाल ही के दशक में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार प्रधानमंत्री के रूप में भी कहा जाता है कि इतना राइट्स हो गया है आज तारीख में, प्रधानमंत्री है मैं सरकार, प्रधानमंत्री है मंत्रियम, यानी कि प्रधानमंत्री ही सरकार हो गए हैं अकेले। राजनीति में राजनीतिक दल पार्टियों की भूमिका बढ़ाने के साथ प्रधानमंत्री की पार्टी, कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करता है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया है। कैसे किया है? प्रतिस्पर्धा को उसके रूप में पेश किया है। रुझान में योगदान करती है। भारत में हमें प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति होती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, उनकी जनता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इंदिरा गांधी ने भी कैबिनेट के सहयोगी की तुलना बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री के अधिकार उसके पद पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। बहुत बार प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। यानी कि पद की तो अपनी गरिमा है, लेकिन उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है वो, निर्णय लेने में मेकिंग है, किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियां को आपका निभाते हैं, किस तरह से कठोर फैसले ले सकते हैं, क्या क्या उन्होंने फैसले लिए हैं, किस प्रकार है, ये सारी चीजों का इसमें विवरण है और आपकी विवेचना मिलती है और कैसे सही आवंकन है, ये सब चीजों पर बात करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति उभर कर प्रधानमंत्री के अधिकार को कुछ हद तक सीमित करती है। अब गठबंधन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए सरकार बनाने के लिए कुछ मेंबर चाहिए। जब वो मेंबर एक पार्टी के पास नहीं होती तो दो पार्टी मिलकर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं। जब वो अपने राइट्स का अधिकार का प्रयोग करता है, दूसरी पार्टी बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी अगर आप ऐसा करोगे तो हम पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो कहता है मैं तो करूंगा, तो अपना समर्थन, तो क्या कहते हैं कि हम अपना समर्थन खींच लेंगे। अगर वो समर्थन खींचेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी सरकार गिर जाएगी। तो फिर अपनी सरकार बनाने के लिए उनके बातों को मानना पड़ता है।
तो प्रधानमंत्री का अधिकार कहां सीमित हो जाते हैं आप देखेंगे तो जब गठबंधन की सरकार बनती है। अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते, उसे अपनी मर्जी के भीतर ही विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारियों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा गठबंधन की साझेदारी और दूसरी पार्टियों के विचार स्थितियों को देखना होता है। आखिरकार उन्हें समर्थन के आधार पर ही सरकार टिकी होती है। तो ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपने देख लिया, क्या है प्रधानमंत्री, किस तरीके से काम करते हैं, क्या कुछ पावर रिस्पॉन्सिबल क्या कुछ है, सब लगभग आपने देख लिया। एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं भारत के महामहिम और राष्ट्रपति जी की थोड़ी सी भूमिका पर नजर डालने के लिए। क्लियर है? इधर राष्ट्रपति जी की जो भूमिका है, महामहिम राष्ट्रपति जी की जो भूमिका है, उस पर हम लोग आपका नजर डालने वाले हैं। चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब आगे बढ़े, थोड़ा सा गौर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ है राष्ट्रपति के बारे में। मैं सोच रहा हूं कि हम राष्ट्रपति नेक्स्ट क्लास में हम आपके प्रारंभ करें। चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, संसद। संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। एक है राष्ट्रपति, प्रथम, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से ही मिलकर बनी होती है पार्लियामेंट। एक अंग भी, कोई भी छूटा तो पार्लियामेंट नहीं है। कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की होती है। इसलिए संसद का अहम हिस्सा है राष्ट्रपति। किसका? संसद का। बिना इनके अधूरी है संसद। आपको पता है ये बात? मैं उसका बताने का ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के प्राइम अंग है। समझ रहे हैं आप? तो अगर कोई पूछ ले कि संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो लोकसभा राज्यसभा, आप लोकसभा राज्यसभा तो ठीक है ही, लेकिन करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है संसद, पार्लियामेंट। ये आपको पता होना चाहिए, इन तीनों से मिलकर बनी है। क्लियर है? तो कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश आपके मन में रहनी और रखनी नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए, पीछे कोई डाउट, कोई क्वेरी, राजनीतिक स्टेबिलिटी, कार्यपालिका को लेकर, टाइम को लेकर, पार्लियामेंट चलती कैसे, क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, इन सभी को लेकर कानून कैसे बनते हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं, टोटल ऑफ आपके मेंबर लोकसभा राज्यसभा में कितने हैं, मैं टोटल आपको लिखा चुका हूं, ध्यान रखिए। 543 और 2 आपका 45 और टोटल 788 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और विधि का निर्माण कैसे होता है, दोनों सदन काम कैसे करते हैं, पार्लियामेंट्री चलती कैसे है, क्या उसकी है। हमने मंडल आयोग को पढ़ा कि कैसे मंडल आयोग आया और कठिन फैसले लिए कैसे जाते हैं, राजनीतिक आपकी संस्थाओं की क्या आवश्यकता है। उसके बाद आरक्षण के बारे में पढ़ा और एक यहाँ से केस मिला, इंदिरा साहनी बनाम अन्य राज्य, यही 1992 में पीबी मंडल की रिपोर्ट के आधार पर बना था ओबीसी आयोग। इतना हम पढ़ और देख चुके हैं बच्चों। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का वो तो मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा। तो थोड़ा सा हमको इन सब पर भी नजर दौड़ना है, ऐसा नहीं करना है कि आगे दौड़ पीछे छोड़। क्लियर है? यानी कि आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे का रिवीजन करना मत भूल जाना। अगर आप पीछे का रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें क्लियर नहीं रहेंगी, आपको याद नहीं रहेंगी, रिवाइज नहीं रहेगा। चाहे हमको आगे भले ही कम पढ़ना है, लेकिन पीछे का हमको प्रॉपर रिवीजन करना है। क्लियर है? चलिए, तो फटाक डना से एक रिवीजन देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज हम इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।